यू बिस्मिल्लाह। चलें जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमने कल एंड किया था ES6 के अंदर कि ES6 के अंदर उसमें हमने पढ़ा था कि वॉर लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं हमारे पास। हमने फिर स्कोप का थोड़ा बहुत पढ़ा था और हमने होस्टिंग पढ़ी थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एक गंदा कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का, वो क्या होता है। उसके बाद हमने एरो फंक्शंस पढ़े थे और हमने टेम्पलेट लिटरल स्प्रेड और सॉफ्टवेयर पढ़े थे। इन सब का पढ़ाने का मतलब ये था कि जो हमारे पास नई तरीके से जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है वो किस तरह से लिखी जाती है, कि बहुत सी चीज़ों के शॉर्ट फॉर्म आ गए हमारे पास। तो जो फुल ब्लोन कोड लिखना पड़ता था आपको पहले, उसकी जगह आपके पास शॉर्ट फॉर्म्स आ गए कोड के अंदर। ऐसे आपके पास कोड क्लीन नजर आता है, कंसाइज नजर आता है और पढ़ने वाले को आसानी होती है कि कोड में लॉजिक क्या काम कर रही है। और उसके बाद ES6 में आपके पास ये ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके लेके आपका कोड बहुत तेज हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है या कुछ नया आ रहा है। नहीं, बैकएंड जावास्क्रिप्ट वही काम कर रही है, बट लिखने का तरीका चेंज हो गया एक तरह से। उसके बाद एक ये था टर्नरी ऑपरेटर। ये ES6 का पार्ट नहीं है, बट ये एक अच्छी चीज़ है आपको अगर पता हो कि ये भी आपके कोड को बेहतर करती है। ES1 का पार्ट था कि जब पहले बार जावास्क्रिप्ट आई थी तो उनके पहले वर्जन्स के अंदर था। ES6 तो अभी आया, मतलब अभी तो नहीं आया, बट अभी एक स्टैंडर्ड हो गया इंडस्ट्री का कि ES6 सब होनी चाहिए। बट टर्नरी ऑपरेटर भी अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है आपके पास, हाँ, कि जो हमारे पास इफ कंडीशंस होती हैं, हम क्या लिखते हैं, इफ इस तरह से लिखते हैं ना कि हमने कंडीशन दी, उसके बाद जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होती है वो यहाँ पे होती है, और जो फॉल्स होती है वो यहाँ पे होती है हमारे पास। और ये हमारे पास कितनी लाइन्स का आ रहा है, 3-4 लाइन का आ रहा है, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज भी लिखनी होती हैं। इसकी जगह आपके पास होता है टर्नरी ऑपरेटर। वो क्या करता है कि आपने लिखनी है इसके अंदर कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको इसके अंदर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है वो क्वेश्चन मार्क देना है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये टर्नरी ऑपरेटर में स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने वो कंडीशन लिखनी है, जो वो स्टेटमेंट लिखनी है जो ट्रू है, और यहाँ पे सेमी कॉलन देने के बाद, डबल डॉट देने के बाद, कॉलन होता है सेमी कॉलन जो भी होता है, उसके बाद अपने यहाँ पे देनी है फॉल्स कंडीशन, कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रन करेगा, जब ट्रू होगी तो ये रन करेगा। ये किस तरह से काम करेगा कि फॉर सपोज मैं कहता हूँ, वही उसी पे आते हैं, इज इवन पे आ जाते हैं। मैं इसके अंदर पास करता हूँ एक नंबर, कोई भी नंबर मैंने पास किया फॉर सपोज के अंदर कि, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर तो जो नंबर ऊपर में लिखा हुआ है उसको मैं मॉडुलस करूँ 2 के साथ और वो बराबर है मेरे पास 0 के, कि यहाँ पे मैंने जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 कर लेते हैं इसको। अगर तो उसका मॉड्यूलस 0 है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू। तो यहाँ पे मैंने इसको कर देना है ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स, मतलब ये कि यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने लिखी है वो रिटर्न हो जाएगी मेरे पास इसके अंदर, इवन के अंदर। तो अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, इन चीज़ों को हटा देते हैं, डॉट लॉग और इज इवन। हाँ जी, तो अभी देखें यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये नम वैल्यू इसके पास गई, ठीक है। हमारे पास टू मॉडुलस 2 हमारे पास 0 आता है, 0 बराबर है 0 का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रू। तो ट्रू है तो हमारे पास ये ट्रू वाला प्रोग्राम करेगा। इसकी जगह मैं भी यहाँ पे कर सकता था आउटपुट के, मैं कहूँ इज इवन या इज ऑड, मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ से। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कोई भी चीज़ पैरामीटर के तौर पे पास कर सकते हैं, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, और कोई भी चीज़ रिटर्न वेरिएबल, वेरिएबल, फंक्शन या कोई भी नंबर, कुछ भी हम एरे भी हम वहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये जो स्ट्रिंग थी वो इसके अंदर पास हो गई, मतलब रिटर्न हो गई। इसकी जगह आप और भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें पूरी की पूरी, कंसोल डॉट लॉग, इसी के अंदर लिख दें नंबर इज इवन। बट बेहतर से क्या, हमारे पास हमने स्ट्रिंग लेटर पड़े हुए हैं, तो हमने लिख देना है इज इवन, और हमें यहाँ पे नंबर लिख देना है, यहाँ पे जो नंबर हमने पास किया है, इस तरह से। ये तो हमारे पास ट्रू के केस में दी है कंडीशन, ये हमारे पास स्टेटमेंट रन करेगी ट्रू के केस में ये वाली, और फॉल्स के केस में मेरे पास रन करेगी ये। मैं कर देता हूँ उसको इज फॉल्स, बल्कि इज ऑड, और उसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि डायरेक्ट मैं उसके अंदर प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे आया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू थी, ये वाली कंडीशन। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू के केस में रन होगी, और ये वाली मेरे पास फॉल्स के केस में रन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5, तो ये ऑड नंबर है मेरे पास, तो इसका हमारे पास क्या हो गया, 5 इज ऑड। अब ये जो इसके अंदर मैं स्ट्रिंग लेटर भी यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसको मैं वैसे करता था तो ये एक तो इफ की कंडीशन मेरे पास बहुत लंबी आ जानी थी, और फिर उसके बाद एल्स की मैंने यहाँ पे लिखना था, और फिर कंसोल लॉग में लिखना भी था। तो उसको भी मैंने क्या करना था, स्ट्रिंग लेटर की तरह नहीं करना था कि यहाँ पे मैं लिखना था पहले नंबर फिर प्लस इज ऑड।
अब ये इतनी लंबी हो गई मेरे पास ना जावास्क्रिप्ट की वजह से, मैंने आप इसको एक ही लाइन के अंदर लिख दिया, तो कोड रीडेबिलिटी मेरे लिए ईजी हो गई यहाँ पे पढ़ना, कोड आपका शॉर्ट हो गया। और ES6 का मोस्टली यही रूट, यही काम है कि आपके कोड जो आपको दिखे वो इजी हो, बाकी ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है ES6 के अंदर, बस यही है हमारे पास। मैं सोचा चीज़ मिस हो गई है मैं पढ़ा दूँ, हालांकि ES6 का पार्ट नहीं है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। चलो ये तो कल का टॉपिक था, मेरे का जो चीज़ मिस हो गई है वो पढ़ा दूँ। आज जो पढ़ेंगे कॉल बैक्स। कॉल बैक्स हमारे पास ये भी बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप यूज़ करते आ रहे हैं कॉल बैक्स कि आप, हमने अभी तक जो हमारे पास फंक्शन बन रहे हैं, कोई भी फंक्शन, अभी के लिए मैं एरो फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा, अभी सिंपल फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, इसे कहते हैं फंक्शन वन। इसके अंदर हमने अभी तक हर चीज़ पास कर चुके हैं। इसके अंदर हम एरे पास कर चुके हैं, एक वेरिएबल पास कर चुके हैं, और वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग हो, कांस्टेंट हो, या कोई नंबर हो, हमने पास कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम एक और चीज़ पास कर सकते हैं, फंक्शन। यहाँ पे एक मैं फंक्शन लिख दूँ, नाम लिख देता हूँ उसका, मैं फंक को कह देता हूँ उसको अभी के लिए। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी पास कर सकता हूँ इसके अंदर। तो जब इसके अंदर मैं फंक्शन जो मैं पास करूंगा, उस फंक्शन को हम कहेंगे कॉल बैक फंक्शन। ये यहाँ पे मैं करता हूँ console.log, ये हमारे पास फंक्शन वन था जो रन हुआ, और ये फंक्शन टू जिसके अंदर मैंने पास किया। अब इसको मैंने रन करना है, तो फंक्शन को रन हम किस तरह से करते हैं, फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम देते हैं इसकी ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो अभी यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ सकता है, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी नेम पास करूँ या कोई भी वेरिएबल लिखूँ, तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एरे भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है यहाँ पे। इसी तरह से जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है, इसकी भी वैल्यू कोई भी हो सकती है, मतलब इसके अंदर कोई भी फंक्शन आ सकता है किसी भी तरह का। तो अगर उसको मैं यहाँ पे डिफाइन भी करूँ कि फॉर सपोज मैं कहता हूँ, क्या कहें इसको, फंक्शन में एक और बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ग्रीट का नाम देता हूँ फंक्शन को, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ console.log हेलो फ्रॉम ग्रीट फंक्शन, इस फंक्शन से। अभी ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, इसको इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ, किस तरह से, एज एन आर्ग्यूमेंट। चीज़ों को अभी ना थोड़ा ना जो वर्डिंग है आपकी इसको बेहतर करें, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं साथ साथ, तो जो लफ्ज आप कह रहे हैं उनकी मीनिंग भी बने। यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर था फंक्शन, इसके अंदर कोई भी फंक्शन आ सकता था, या जैसे कि वेरिएबल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, पैरामीटर है यहाँ पे इस वक्त फंक्शन की हेडिंग के अंदर, ये फंक्शन की हेडिंग है हमारे पास, इस हेडिंग होती है हमारे पास टेक्स्ट बुक की, या कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी हेडिंग होती है, तो इसकी हेडिंग है इस वक्त यहाँ पे। इस हेडिंग के अंदर जो मैं चीज लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, ये इस वक्त पैरामीटर्स होंगे, सिर्फ पैरामीटर्स। बट जब ये फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाला अभी मैं यूज कर रहा हूँ फंक्शन, और उसके अंदर मैं कोई चीज पास करने वाला हूँ अभी, कि फॉर सपोज के अंदर मैं स्ट्रिंग पास करने वाला हूँ, टेस्ट, या कोई भी नेम कर देते हैं, अहमद पास कर रहा हूँ। तो अभी ये जो मैं पास कर रहा हूँ इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ये पैरामीटर था, यहाँ पे मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट है जो कि मैं पैरामीटर को पास कर रहा हूँ। और चूंकि मेरे पास ये भी एक पैरामीटर है, तो उसके अंदर मैं कोई भी फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। मैंने तुझे बोला अभी तो मैंने इसको यूज जहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, कि जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ उसके अंदर, ये मेरे पास कॉल बैक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन मैंने बनाया हुआ, ये पास कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो इससे होगा क्या, कि अभी ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है यहाँ पे। हम फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं, सिंपल उसका नाम देते हैं कॉलिंग फंक्शन, और ये हमारे पास है क्रिएटिंग अ फंक्शन। क्रिएट फंक्शन के अंदर ये जो ऊपर वाली लाइन हमारे पास, ये इसकी हेडिंग है, और ये जो अंदर जो मैंने लिखा हुआ उसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन है। सही हो गया। और अब इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट कोई नहीं है, हम कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे, बस ये हमारे पास सिंपल सिंपल फंक्शन है जो हमारे पास रन करेगा। तो होगा क्या क्या हमारे पास यहाँ पे, कि पहले ये फंक्शन रन हुआ, इसके अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इसके इन पैरामीटर्स के अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद ये जो ग्रीड फंक्शन है, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन, ये इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के अंदर चला जाएगा। तो हम इस फंक्शन पे आए, पहले क्या रन होगा मेरे पास ये, उसके बाद ये जो अंदर फंक्शन जो मैंने पास किया उसके अंदर वो रन होगा, और उसके बाद मैंने फंक्शन कौन सा पास किया हुआ है, मैंने ये वाला फंक्शन पास किया हुआ है। तो हमारे पास कोड किस तरह से रन होगा, अभी के लिए ये तो मैं चीज़ें बना रहा हूँ, उनको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी मैं क्रिएट कर रहा हूँ चीज़ें। यूज़ में कहाँ पे कर रहा हूँ उनको, जब मैं कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन मैंने कॉल किया, ये वाला पार्ट रन होगा। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम इस पार्ट पे आएगा, और उसके बाद ये कंसोल स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद ये फंक्शन हमारे पास रन होगा। अब ये क्या हमारे पास फंक्शन है, तो लूप जो हमारे पास प्रोग्राम प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे जंप कर जाएगा, और उसके अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट की कंसोल लॉग की। तो उसको अगर हम रन करें, ये देखें, पहले हमारे पास कोड क्या रन हुआ, ये वाला कोड रन हुआ, इसने कॉल किया इस फंक्शन को, उसके अंदर लिखी हुई कंसोल लॉग ये इन F1, और उसके अंदर इस फंक्शन ने कॉल किया एक और फंक्शन को, ये देखें, उससे हमारे पास आउटपुट आ रहा है हेलो
ग्रीट फ्रॉम फंक्शन वन। अभी इस चीज को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है। और ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं हेडर कहते हैं। लेट मी सी, हायर ऑर्डर, आई थिंक हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, कि जो उसको कॉल हाई कर रहा है, ऑर्डर जिसके लिए फंक्शन। पास कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, देख लीजिएगा नाम का इतना, हाँ फर्क पड़ता है थोड़ा, बोलने की तरह। ये हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन, जो हमने इसके अंदर पास किया है। अभी ये तो हमने क्रिएट किया है, लेकिन अगर आपको याद हो, हम कॉल बैक फंक्शन पहले से यूज करते आ रहे हैं। कौन सा? हमने कल जो HTML लिखी थी, उसके अंदर ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये ये वाला पार्ट, ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है। कि ये हमारे पास एरो फंक्शन है इस वक्त नजर आने में, बट हमने इससे पहले क्या किया था, फंक्शन। फिर उसके अंदर हमने कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमने लिखा था फंक्शन, और उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह से एक फंक्शन यहाँ पे बनाया था। उसके अंदर हमने जो भी लिखते थे कंसोल लॉग करके लिखते थे, या फिर जो हमारे पास एलिमेंट है उसका हम स्टाइल चेंज करके थे, स्टाइल डॉट कलर। अभी ये जो चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक फंक्शन पास कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। ये हायर ऑर्डर फंक्शन है मेरे पास। इस हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि ये जो मेरे पास एड इवेंट लिस्टनर पहले से फंक्शन बना बनाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, जो कि आपसे एक्सपेक्ट करता है एक उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन आप पास करें। इसका मतलब ये कि यहाँ पे फंक्शन बनाने के बजाय मैं यहाँ पे भी बना सकता था। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊँ और उसको मैं कहूँ, क्या कहते हैं इसको हम, यही कर लेते जो उसके अंदर काम हो रहा था। तो जब इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्शन, इसको मैं इसके अंदर भी पास कर सकता हूँ इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये जो एड इवेंट लिस्टर फंक्शन है, जो हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये मेरे से एक्सपेक्ट करता है कॉल बैक फंक्शन। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास है, जो मैंने आपको भी समझाया है, ये हम पहले से यूज करते आ रहे थे। बस आपको ये भी इंट्यूशन दिलाने के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा था, कि हम इसके अंदर एक फंक्शन कैसे पास कर रहे हैं और वो रन किस तरह से हो रहा है। वो इस तरह से रन हो रहा है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं कि जो हमने कॉल बैक के तौर पे पास करना है, या पैरामीटर के तौर पे पास करना है, वो हमने उस फंक्शन के अंदर पास कर देना है, हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर। हायर ऑर्डर फंक्शन सही हो गया। तो इस तरह से हमारे पास काम करते हैं कॉल बैक्स, और कुछ भी नहीं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि आप फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास कर सकते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कॉल बैक्स के अंदर। सिंपल चीज, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। हाँ वही कि इसके अंदर थिंक, हाँ सही है, बाकी चीजें होंगी। और अभी एक और कॉन्सेप्ट, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कि जिसने पाइथन पढ़ी होगी उसको ये चीज अंदाजा होगा। अगर एसिंक फंक्शन पढ़े हैं या एसिंक्रोनस कोड पढ़ा होगा तो उसको अंदाजा होगा कि हमारे पास जो कोड काम कर रहा होता है, वैसे तो लाइन बाय लाइन काम कर रहा होता है। यहाँ पे मैं अगर लाइन लिखूँ ए लोडेड, इस तरह से मैं लाइनें लिखते जाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोड लाइन बाय लाइन रन कर रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑपरेशन आ जाती है, फॉर सपोज यहाँ पे मैं लिखी थी एक बहुत बड़ी ऑपरेशन, लेट मी फाइंड इट। हाँ ये वाला, अभी के लिए छोड़े, ये 1E9 क्या है मुझे भी नहीं पता। आई थिंक ये पावर का कुछ होता है ऐसे कुछ करके, कि इतनी बार ये लूप रन होगा। तो उसका मैं अगर रन करूँ, फॉर लूप, तो अब ये हुआ क्या मेरे पास, अगर मैं इसको रन करूँ, तो देखिए मेरे पास, बल्कि इसको और बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 10, ताकि वाज़ेह नजर आए हमें। तो देखिए मैंने कोड रन किया, उसके बाद यहाँ पे इस फॉर लूप पे है ये फंक्शन कोड मेरे पास, और ये कोड एग्जीक्यूट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इसके अंदर हो कुछ नहीं रहा, कि बस ये फॉर लूप जो है ये इतनी बार हमारे पास रिपीट हो रहा है। अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये जो फॉर लूप है हमारे पास रिपीट हो रहा है, सिंपल टास्क है, कुछ भी नहीं है। इससे हो क्या रहा है मेरे पास, कि ये जो मेरे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो रुक रही है। कि ये जो मेरे पास बाद में काम होना था वो रुक गया, इसकी वजह से, इस फॉर लूप की वजह से। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए पाइथन, C++ के अंदर भी होता है, हाँ C++ के अंदर भी होता है, जावा, इनके अंदर आपके पास होती है मल्टी थ्रेडिंग। कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके CPU के अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं, और आई थिंक हाँ थ्रेड पूलिंग होती है उसके अंदर, बट वो छोटे CPU का आपको मैं बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे आप। ये समझे कि आपके पास एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इन चीज़ को टैकल करने के लिए, अगर आपका एक जो काम है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी टास्क काम कर, उसको क्या कहती है, वो एक और प्रोसेस उसको दे देती है कि तुम बैकग्राउंड में रन करो। इसको वो कह देते हैं कि आप
बैकग्राउंड में रन हो, जैसे आपका काम हो जाए उसके बाद आप रन कर लें। इसको हैंडल करते हैं वो एसिंक्रोनस फंक्शन होता है उसके अंदर, या मल्टी थ्रेडिंग होती है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। कैसे होता है क्या कि फॉर सपोज जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास वेबसाइट रन हो रही है, मैं वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे, गीक्स फॉर गीक्स। अभी इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास एचटीएमएल स्ट्रक्चर था वो तो मेरे पास आ गया, बट यहाँ पे जो कमेंट्स है मेरे पास ये वाली, अभी जो स्किप हो तो जीरो है, बट लेट मी फाइंड अगर किसी पे हो, इस पे देखते हैं। लेट मी सी कोई एग्जांपल मिल जाए मुझे। चले अभी तो मुझे मिल नहीं रही, बट आप यूँ समझ लें कि अब ये जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है यहाँ पे एचटीएमएल का, ये तो हमारे पास डायरेक्ट एचटीएमएल की जो फाइल थी डॉट एचटीएमएल, अभी समझ ले वो इसके अंदर लोड हो गई, जो लोड होनी थी हो गई। बट इसके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर सपोज जो किसी डेटाबेस से फैच होने थे, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक में खोल नहीं सकता, उसमें लिंक्डइन खोलते हैं, हाँ वहाँ पे समझ आ जाएगी कि मैंने लिंक्डइन यहाँ पे खोला है, तो उससे क्या हो रहा है, ये चीज देख रहे हैं आप, ये चीज लोड हो रही है, बट ये चीज लोड हो रही थी, इससे बाकी चीजें मेरी नहीं रुकी, कि जो बाकी मेरे पास चीजें थी, ये जो मेरे पास यहाँ पे अपना नाम था, ये जो मेरे पास का आइकन था, ये जो चीजें थी जो कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट कहीं भी सेव हो सकती हैं, यहाँ पे ब्राउजर के अंदर हो गई, या ब्राउजर के टेम्परेरी स्टोरेज, ऐसा कुछ नाम है उसका, कैशे के अंदर सेव हुई है, वो चीजें मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, एचटीएमएल जो का पार्ट था या जावास्क्रिप्ट का पार्ट था वो रन हो रहा है। लेकिन जो चीजें मेरे पास बाद में लोड होनी थी, वो देख रहे हैं कि वो मेरे पूरे प्रोग्राम को रोक नहीं रही, यहाँ से मैंने पूरे एचटीएमएल जो मेरे पास फाइल है उसको रोक नहीं रही है, जो एचटीएमएल फाइल मुझे नजर आनी थी वो नजर आ रही है, बट जो साथ में एलिमेंट्स हैं वो जैसे जैसे मेरे पास आ रहे हैं वैसे वैसे लोड हो रहे हैं, वैसे वैसे मेरे पास प्रिंट हो रहे हैं इसकी जगह। ये चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरेंटली, या उसके समझ लें कि उसके कंपाइलर के अंदर इन स्कोर ये चीज अलाउड नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि जो आप यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा, मैं एक मिनट, बहुत शोर हो रहा है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एचटीएमएल कोड जो मेरे पास नजर आना था वो तो रन हो रहा है, बट जो दूसरी चीजें बाद में आनी थी वो हमारे कोड को रोक नहीं रही। बट यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, इसकी इस लूप की वजह से मेरे पास सारा का सारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, बाकी चीजें मेरे पास रन हो ही नहीं रही। मैं देख रहा हूँ किसी का कुछ सवाल वगैरह आ गया। एनोनिमस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन का कोई वो नहीं है, मतलब ताल्लुक नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉल बैक फंक्शन वो होते हैं सिंपल, कि ये आपके पास एनोनिमस फंक्शन है ना, कि मैं कह दूं कॉन्स्ट इज इवन, और उसके अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन बना दूं एक, ये अभी इस फंक्शन का सिर्फ कोई नाम नहीं है, देखिए मैंने फंक्शन लिखा है यहाँ पे, और उसका मैंने पे इसका कोई नाम नहीं दिया एबीसीडी करके कुछ भी, ये मेरे पास होता है एनोनिमस फंक्शन, कि इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया और ये एग्जिस्ट नहीं करता। बट उसकी जगह आपके पास जो कॉल बैक होता है वो क्या करता है कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन कॉल करें, वो फंक्शन कॉल बैक होता है, ये दोनों में फर्क है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज समझ लिया आप, समझ आ गई कि जो एनोनिमस फंक्शन होता है हमारे पास, वो फंक्शन विदाउट अ नेम होता है इस तरह से, और जो कॉल बैक होता है वो फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो जाए, उसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। होपफुली समझ आ गई आपको, अगर नहीं फिर भी समझ आए तो क्वेश्चन कीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। चलो समझ आ गया। हाँ जी, तो हम इस पार्ट में थे कि इस वक्त मेरा जो करंट कोड है वो मेरे दूसरे कोड को रोक रहा है, और ये एक बहुत ही समझ लें एक गंदी चीज है आपके प्रोग्राम के लिए, कि आपकी वेबसाइट का एक आइकन लोड नहीं हो रहा, उसकी वजह से पूरी की पूरी वेबसाइट रुक गई है वहाँ। कि मैं कहूँ कि भाई मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज थी, वो जब तक लोड नहीं हो रही मेरा पूरा पेज लोड नहीं हो रहा, और जब आप रिएक्ट पे कोड करेंगे ये आपके पास बहुत मसले आएंगे इस चीज़ के। इसको टैकल करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, पहले तो ये समझ लें। बट बट हमारे पास क्या है कि मेरा को कहा था नोड जेएस इंस्टॉल करने का ना, उसमें आपको इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या होता है, वेब एपीआई समझ लें आप, वेब एपीआई होती है या ब्राउजर एपीआई से कुछ नाम करके होता है इनका, वो आपको मदद करती है एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए।
कि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट आपको ये चीज अलाउ नहीं करता, या उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है मल्टी कोड रन करने की, मल्टी थ्रेडेड कोड रन करने की, कि जो हैवी टास्क है उसको मैं बैकग्राउंड रन करूँ, उसके पास नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो नोड.जेएस हो गया, जिसपे हम अभी यहाँ पे कोड रन कर रहे हैं और आपके पास जो ब्राउजर के अंदर होती है वो होती है वेब एपीआईज। वो क्या करती है आपके पास कि जो आपने कोड, अगर आपने किसी कोई चीज बैकग्राउंड में रन करना हो, या उसको किसी कह लें कि उसके थ्रेड्स बनाने हो, जैसे मल्टी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग करनी हो आपने, तो उसके लिए हमारे उसका आप अभी अभी के लिए मैं फंक्शन सीखेंगे, लेकिन बाद में हम इस पे आएंगे एसिंक्रोनस कोड प्रॉपर्ली किस तरह से काम करता है, उसमें हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह, आई थिंक अगले हफ्ते में हमारे वो। तो उसमें होता क्या है हमारे पास कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम एसिंक बना दें। एसिंक मतलब एसिंक्रोनस। पहले तो ये चीज इन तीनों में समझ ले फर्क क्या है। सिंक्रोनस ये होता है कि चीज आपके पास लाइन बाय लाइन रन करनी है, लाइन बाय लाइन, कि जो हमारे पास यहाँ पे भी हो रहा है। एसिंक्रोनस क्या होता है आपके पास कि सम पार्ट ऑफ कोड आपने उसको बैकग्राउंड में रन कर दिया, या नॉट लाइन बाय लाइन कह लें, कि फॉर सपोज उसको मैं एसिंक्रोनस करने वाला हूँ। उसके लिए हमारे पास यूज होता है अभी के लिए सेट टाइम आउट। कहाँ गया? हाँ ये रहा, इसको कर लेते हैं। सेट टाइम आउट बाय डिफॉल्ट क्या करता है आपके पास कि इस फंक्शन को रन करता है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कासिम साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ये जो हमारे पास इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा ओके। वो तो 2 सेकंड बाद रन होगा, है ना? टाइम कितना दिया है? दो 2 सेकंड। सेकंड का डिले दिया है। ठीक है। हाँ हाँ, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन होता है हमारे पास अभी के लिए, ये समझे कि ये जो फंक्शन हमारे पास है कि ये वाला पार्ट 2 सेकंड बाद रन होगा। कोई भी ये वाला पॉपअप शो करवा दें, टोस्ट शो करवा दें। जी। हाँ, मैंने कहा कोई भी मैसेज शो करवा दें। हाँ वही वही करते हैं कि ये जो हमारे ठीक पास है। ऊपर हैवी टास्क था इसको मैंने इसके अंदर पास कर देता हूँ। या अच्छा, आपने उधर क्या लिखा है बैकग्राउंड रन पे फॉर लूप में? आई इज ग्रेटर देन, इंक्रीमेंट से ये पहले बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि लाइक ये 1-2 सेकंड पेन आएगा ना चलती है। वहाँ? इससे पहले, यहाँ पे इंक्रीमेंट से पहले, वन, इससे ये ऊपर लाइन में। हाँ, ये इससे आगे। इसको कुछ, या ये लाइक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ हाँ। ये एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, वो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, बस ऐसे मैंने कि अच्छा मिलियंस अच्छा, ऑफ टाइम्स ये हमारे ठीक है। पास लूप रन होगा। ये हमारे पास हो गया ठीक। हैवी टास्क। इसको छोड़ देंगे, ठीक है, 1000 बार रन होगा ये। अभी यहाँ पे देखे क्या हुआ कि मेरे पास बिफोर फॉर लूप मेरे पास क्या था, ये वाला कोड था, और आफ्टर लूप मेरे पास क्या है, ये वाला कोड है हमारे पास। तो ये वाला कोड रन हो चुका जो रन होना था, और ये वाला कोड ये भी रन हो रहा है। बट जो इसके अंदर हैवी टास्क था जो कि 2-3 सेकंड तक मेरे पास चला है, वो क्या हो गया, वो हमारे पास बाद में आ गया। ये वाला जो हमारे पास पार्ट था हैवी टास्क, ये अगर अगर आप देखें कि मैं 2 फाइलें बनाता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे ताकि आपको विजिबल चीज़ें नजर आए। फर्क क्या है दोनों कोड्स के अंदर, बी के अंदर मैं रखता हूँ ये, और इसके अंदर हाँ। अभी ये वाला कोड क्या है हमारे पास, ये सिंक्रोनस कोड है कि जो लाइन बाय लाइन रन कर रहा है, कि पहले मेरे पास ये चीज़ रन होगी, ये वाला कंसोल होगा, उसके बाद ये फॉर लूप रन होगा, और उसके बाद ये रन होगा। तो उससे मेरे पास क्या हो रहा है कि ये वाला रन हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कोड वेट कर रहा है कि ये वाला जो फॉर लूप है वो रन हो जाए। तो उससे क्या हो रहा है मेरे पास कि ये वाला पार्ट रन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अभी ये फॉर लूप जितनी बार मिलियंस ऑफ टाइम है वो बार बार आइटरेट कर रहा है, आइटरेट कर रहा है, आइटरेट कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नीचे जो मेरे पास कंडीशन लिखी है, जो भी मेरे पास कोड लिखा हुआ है, वो चीज़ रन नहीं हो रही। तो उसे यहाँ पे वेट कर रहा था, अच्छा खासा टाइम वेट हो रहा था। इसकी जगह हमारे पास क्या है कि सेट टाइप और फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारे पास एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए अभी के लिए समझ ले, ये काम ये नहीं करता। बट ये समझ लें कि एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए हमारे पास काम आता है सेट टाइम मोड। वो क्या करता है हमारे पास कि ये जो आपके पास कोड रन होना था वो एज इट इज रन होगा, बट जो फंक्शन के अंदर आपके जो भी कोड लिखा हुआ है या कॉल बैक के तौर पे यहाँ पे पास किया हुआ है, ये कॉल बैक के अंदर, कॉल बैक के अंदर एज ए कॉल बैक मैंने पास किया हुआ है ना, कि ये हमारे पास क्या है, सेट टाइम आउट। और इसके मेरे पास ये 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। एक ये मेरे पास एरो फंक्शन है, ये वाला यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया हुआ डिले कि 2 सेकंड बाद रन लो, 3 सेकंड बाद रन लो। सेट टाइम आउट का जो मेन मतलब वही होता है कि इसके अंदर जो आप कोड रन कर रहे हैं वो कितने सेकंड बाद रन लो।
यहाँ पे ये 1000 जो लिखा हुआ है ये 2000 मिली सेकंड है, तो मिली सेकंड को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर, तो 2000 मिली सेकंड हो जाएंगे 2 सेकंड। तो ये जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ है ये 1 सेकंड रन करना है तो 1 सेकंड लिखें, या अगर आपने 0.5 सेकंड करने हैं तो यहाँ पे 500 मिली सेकंड लिखना है। ये सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है, इसका काम होता है एट इट्स कोर। बट ये एडिशनली क्या करता है हमारे पास, ये हमारे कोड को जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसको एसिंक्रोनसली रन करता है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास यहाँ पे इससे पहले और उसके जो बाद कोड लिखा हुआ है वो एज इट इज रन होगा हमारे पास, उसको ये कोड अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए अगर मैं इसको रन करूँ तो बिफोर लूप, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बी को रन करना था, मेरे पास बी वाली फाइल है। हाँ, तो देखिए मैं जो मेरे पास बिफोर लूप था वो रन हो चुका, और आफ्टर आफ्टर लूप वाली स्टेटमेंट वो भी रन हो चुकी। लेकिन जो ये वाला हैवी टास्क था, ये वाला कि जो 1-2 सेकंड लगा रहा था रन होने में, वो भी मेरे पास आखिर में रन हो रहा है। देखिए मेरे पास आखिर में रन हो गया। बट जब मैं ये जो a.js है जिसके अंदर मैंने अंदर एसिंक्रोनस फंक्शन जो सेट टाइम आउट है या जो एसिंक्रोनस कोड है वो मैंने यूटिलाइज नहीं किया, तो उससे क्या हो रहा है मेरे पास बिफोर लूप ये वाली जो चीज़ है वो रन हो रही है, उसके बाद यहाँ पे वेट कर रहा है, उसके बाद ये चीज़ रन हो रही है। ये देखें, ये बिफोर लूप रन हुआ, उसके बाद यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ रन होगी, जब तक ये चीज़ मेरे पास कंप्लीट नहीं होती। ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस उसका कोड का। ये चीज सबको समझ आ गई कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कोड में फर्क क्या है। अब कभी के लिए मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कोड, एसिंक्रोनस में फर्क क्या हमारे पास होता है, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट ये चीज अलाउ नहीं करती। ये दो चीजें आपकी याद करने की अभी के लिए। हाँ हो सकता है इतना बड़ा हो ये, वही बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ बच्चों ये समझ आ गई कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड में क्या फर्क है। ये मेरे पास सिंक्रोनस काम कर रहा है लाइन बाय लाइन, और ये मेरे पास एसिंक्रोनस काम कर रहा है स्पेसिफिकली ये जो ये फंक्शन है मेरे पास। सेट टाइम आउट की जगह तो यूजर फैक्ट यूज हो जाता है ना वहाँ। रिएक्ट में हम ये स्टडी करेंगे हाँ एसिंक ये और एसिंक। बात ये चीजें बाद में रन करेंगे, लेकिन जो मुझे सिंपल फंक्शन नजर आता है एसिंक कोड लिखने के लिए वो ये है कि ये जो फंक्शन होता है इसके अंदर आप जो भी फंक्शन लिखेंगे या जो भी। एसिंक्रोनस वेट करता है। जी ये सर असद की क्वेश्चन का आंसर कर दिया था चैट में जो था। हाँ वो कर दिया मैंने, कॉल बैक उसमें एनोनिमस फंक्शन के अंदर कर दिया मैंने। ठीक। ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि जावास्क्रिप्ट आपके पास एसिंक्रोनस लैंग्वेज नहीं है, उसको बनाने के लिए हम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करते हैं कोई भी। हमारे पास दो एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, एक तो हमारे पास नोड जेएस है, और आपके पास जो ब्राउजर इस वक्त आपके पास इंस्टॉल्ड है। ये दो आपको जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बनाती है, ये चीज समझने के लिए मैन। हाँ एसिंक समझ ले, पैरेलल, एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है ना, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है कि ये मेरे पास कोड रन हो रहा है नॉर्मली ना इस तरह से। तो किस तरह समझाऊं मैं, यूँ समझ लें कि ये मेरे पास आपका कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका तो जेएस का कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, और आपके पास यहाँ पे सीपीयू है जो आपका सीपीयू रन कर रहा है कोड को। सीपीयू के अंदर तो ये चीज़ है कि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ रन कर सकते हैं, जैसे मेरे पास देखें ये दो मेरे पास प्रोग्राम इस वक्त रन हो रहे हैं, 3-4 मेरे पास चीज़ें रन हो रही है। सीपीयू तो ये चीज़ हैंडल कर सकता है मल्टी पैरेलल चीज़ों को, कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें रन हो। बट जो आपके पास जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड है या एक ही लाइन है जिससे वो बार बार कोड सेंड कर सकता है, कि उसने एक कमांड सेंड किया इसको, वो उसने कर दिया, उसके बाद उसने उसका रेस्पॉन्स सेंड किया। कि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट हमारे पास तरह से काम करती है, उसके पास एक ही थ्रेड होता है। तो एक ही थ्रेड होता है, इसका मतलब ये कि इसके पास पहले इस थ्रेड पे ये वाला स्टेटमेंट किया कंसोल लॉग वाला, वो रन हुआ, उसकी आउटपुट हमारे पास आ गई, ये बिफोर द लूप। उसके बाद फिर ये वाला उसके पास स्टेटमेंट किया फॉर लूप वाला, क्योंकि हमारे पास 1:10 जो जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया था, ये बहुत लंबी स्टेटमेंट हो जाएगी ना, तो उससे क्या होगा, ये जितनी 1:10 में देख ही लो कितनी है, ये 10⁻10। अब ये बार बार जो स्टेटमेंट 10⁻10, ये कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास रन हो रही है, ये वाली कि जो कंडीशन है ये ये मेरे पास बार बार रन होगी, चेक होगी, और से हमारे पास i++ होता रहेगा, i++ होगा, ये कंडीशन चेक होगी i++ होगा, ये कंडीशन चेक होगी। ये जो सारे इंक्रीमेंट और चेकिंग हो रही है मेरे पास, ये एक ही थ्रेड पे रन हो रही है, इस थ्रेड पे। क्या मैं पहले गया इंक्रीमेंट हुआ मेरे पास i++, वो वापस आ गया जेएस के अंदर, फिर उसने कंडीशन चेक की, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं वो नहीं है, ऐसे हमारे पास बार बार ये एक ही थ्रेड के ऊपर सारा काम हो रहा है। तो उसे हो क्या रहा है मेरे पास कि अनलेस ये थ्रेड बिजी है
अनलेस ये थ्रेड बिजी है इस कोड से, इसके बाद वाली चीजें वो उसके ऊपर नहीं जा सकती। इसीलिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है एसिंक्रोनस फंक्शन और एसिंक्रोनस कोड को वो नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट तो आपके पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, इसके ऊपर यहाँ पे बीच में डाल लें या कहीं भी डाल लें इसको, यहाँ पे आपके पास आ जाता है नोड.जेएस आ जाता है आपके पास यहाँ पे जो ब्राउजर है वो क्या करता है कि आपका कोड यहाँ पे आ गया, जो भी कोड आना था। अब इसके अंदर जो भी आपने एसिंक फंक्शन यूज किए हैं, जैसे ये हो गया आपके पास, यहाँ पे मेरे पास ये वाला है, उसने क्या कर देना, इसका अलग थ्रेड बना देना इसके अपनी तरफ से, कि ये जो आपके पास कोड आ रहा है जावास्क्रिप्ट का, वो तो उसने एज इट इज थ्रेड जो काम कर रहा है। बट उसको जैसे ही पता चला कि आप एसिंक फंक्शन कोई भी यूज कर रहे हैं, ये वाला जैसे ये हो गया, और भी है बहुत सारे, उसको हम आगे पढ़ेंगे ज्यादा डीप में। तो उससे क्या होता है, एक और थ्रेड नोड.जेएस खुद अपनी तरफ से बना लेता है। ये नोड.जेएस समझ इसको। तो सोचा क्या मेरे पास कि जो मेरे पास कोड रन होना था, कंसोल लॉग ये वाली स्टेटमेंट रन हुई, इसे रन कर दी। उसके बाद मैंने एसिंक कोड मैंने कॉल किया ये वाला, तो उससे क्या हो गया, एक और थ्रेड बना दिया नोड.जेएस ने, वो रन हुआ। उसके बाद ये चीज तो मेरे पास यहाँ पे रन हो रही है बैकग्राउंड के अंदर, रन हो रही होती है, जितनी बार रन होनी है उसने होना है। उसके बाद हमारे पास जो अगला कोड है कंसोल लॉग वाला, वो जावास्क्रिप्ट ने एज इट इज रन कर देना है इसी थ्रेड के ऊपर। पैरेलल से ये समझ लें कि आप एक साथ बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे कोड को रन कर रहे हैं, बहुत ऑफ लाइक बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को आप रन कर रहे हैं। कि इस वक्त आपके पास जो ये वाला कोड था और ये वाला कोड था, ये एक साथ रन हुए हमारे पास। ये तो हमारे पास पहली लाइन तो एज इट इज रन हुई है ना, उसके बाद ये वाला और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये दोनों हमारे पास एज इट इज रन हुई है। कि नोड.जेएस ने ये वाला फंक्शन दिया है, इसको यहाँ पे एज इट इज पास कर दिया और इसको भी साथ ही पास कर दिया। तो इसे मैंने पैरेलल कोड मेरे पास रन हो रहा है इस तरह से, कि कोड को वेट नहीं करना पड़ रहा सारे कोड को रन होने के लिए। ये जो हमारे पास एसिंक वाला पार्ट है, ये इसको पैरेलल कर देता है। अभी के लिए सिंपल चीज आप ये समझ लें। अभी समझ आइए कि हमारे पास एसिंक और जो कोड हमारे पास होता है वो पैरेलल किस तरह से काम करता है नोड.जेएस के ऊपर। कि हमने यहाँ पे नोड.जेएस यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये सारा, कि जब हमने नोड इंस्टॉल किया था, ये वाला नोड, ये नोड। हाँ जी बच्चों, अभी समझ आइए, यहाँ थोड़ा बहुत और मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक हो गया, ये सिंपल आज के सिर्फ ये दो कंसेप्ट समझने के। पहला, कॉल बैक क्या होता है हमारे पास। कॉल बैक फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन, जो जो फंक्शन कॉल मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन कॉलिंग अ फंक्शन, ये हमारे पास होता है HOF, हायर ऑर्डर फंक्शन। और जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है हम कहते हैं कॉल बैक। ये दोनों आपने चीजें याद रखनी है। तो उसके अंदर जो हमारे पास ये ग्रीड वाला फंक्शन है, ये मेरे पास होगा, ये वाला, ये मेरे पास होगा हायर ऑर्डर फंक्शन। और उसके अंदर जो मैंने कॉल बैक कॉल किया है वो होगा कॉल बैक। सही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एसिंक्रोनस लैंग्वेज नहीं होती, सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है। और उसको एसिंक बनाने के लिए हम नोड.जेएस यूज करते हैं। ये चीज, बस ये दो कॉन्सेप्ट समझने के हैं, रटा मारने की कोई चीज नहीं इसके अंदर। अभी इस तरह से हमने फिर इसको लिंक किया इसके साथ कि जो हम यहाँ पे अजीब सी चीज दिख रहे थे कि एड इवेंट लिस्नर, उसके अंदर हम फंक्शन पास कर रहे थे, वो किस तरह से पास कर रहे थे और कैसे रन हो रहा था, वो ऐसे रन हो रहा था, इस कॉल बैक से रन हो रहा था, ये वाला। सही हो गया। और इसी तरह से हमारे पास कुछ हमारे पास फंक्शन होते हैं, और जैसे हमने अभी पढ़ा है एड इवेंट लिस्नर, ये वाला HOF, हायर ऑर्डर फंक्शन। इस तरह तो हमारे पास 5-6 और हायर ऑर्डर फंक्शन है जो आप डेली बेसिस पे यूज करके DGS के अंदर। एक बच्चे ने आज टास्क के अंदर भी यूज करा, तो इसलिए मैं परेशान हो गया था कि उन्होंने ChatGPT वगैरह तो नहीं किया, बट अगर उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है तो दैट इज अ गुड थिंग। तो हमारे पास और ऐसे HOF हमारे पास होते हैं, ये वाले मैप, फॉर ईच, फिल्टर, रिड्यूस। इनको हम कल पढ़ेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें बस ये होता है कि आपने जो एरे यूज की हुई है उसके ऊपर, वैसे तो हम फॉर लूप यूज करते हैं ना, फॉर लूप यूज किए बगैर हम HOF वहां पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन हम किस तरह यूज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम एरे के ऊपर फंक्शन लगा रहे होते हैं, मैप, फिल्टर, रिड्यूस और फॉर ईच, बस। हाँ, रिड्यूस भी फॉर है, बट डिफॉल्ट सिंग होता है जावास्क्रिप्ट, मतलब ये
अभी हम एजेक्स पे पहुंचे नहीं है, तो एजेक्स को छोड़ ही दे। हाँ, कि एजेक्स आपके पास, जिनको नहीं पता, एजेक्स आपके पास क्या करता है कि कुछ समझ लें डेटाबेस से आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, तो या कोई भी आप किसी ने आपको लिंक दे दिया है, समझ लें कि आप उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको वो चीज़ मिलती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ऐसी चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए एजेक्स यूज़ करती है। बहुत पुराने वर्जन में यूज़ होता था एजेक्स, तो उससे आप किसी भी दूसरी वेबसाइट से कोई भी डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, उसके लिए आप एजेक्स यूज़ करते थे। बट अभी जो उसकी जगह नया हमारे पास आया है वो एसिंक है, जैसे मोहम्मद कासिम साहब बोल रहे हैं। वो क्या करता है, ऐसी चीज़ को एसिंक्रोनस करता है। एसिंक अवेट, हम इसको अगले हफ्ते, मेरे हिसाब से अगले हफ्ते में ये टॉपिक है, तो उसको हम तब पढ़ेंगे कि एसिंक अवेट हमारे पास उस चीज़ को पैरेलल कैसे करता है, या उस चीज़ को बैकग्राउंड में कैसे भेज देता है। कि ये चीज़ अगर मैं सिंपल एजेक्स से करूँ तो होगा कैसे, मेरे पास जो HTML पेज है वो मेरे पास रेंडर नहीं होगा जब तक मेरे पास इसकी जो कंटेंट है, ये वाले डायनामिक कंटेंट जो डेटाबेस से फेच हो रहे हैं, ये वाला, ये चीज़ हमारे पास उस पर हॉल्टेड रहनी थी, या समझ लें कि ये चीज़ में नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी चीज़ है, क्योंकि हमारे पास जैसे ये वाला कोड था, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला, उससे क्या होता है हमारे पास कि ये वाला कोड तो रन हो रहा था, बट इस हैवी टास्क की वजह से बाकी चीज़ें रन नहीं हो रही थी। इसीलिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी ऐसे कन्वर्ट यूज होता है, एजेक्स अभी डेप्रिकेट हो गया, वो भी यूज नहीं होता। ये सब जो कॉन्सेप्ट था। चले, तो इसमें सबको समझ आ गई है, या किसी को समझ नहीं आई है तो कोई सवाल वगैरह तो पूछ ले। हाँ बच्चों, सबको समझ आ गई है? और बच्चे मुझे बता देता, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट को मुझे याद है कि सर ने हमें, जो जब हमने वेब डेवलपमेंट पढ़ी थी, तो सर ने कोई पूरा 1.5 घंटा लगाया था समझाते हुए। तो मैं वही कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गई नहीं आ गई है। ऑल्दो मुझे नहीं पता इसका यूज क्या है, कि सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल चीज है कॉल बैक, कि आपके मेंटली आपको चीजें पता होनी कि रन किस तरह से हो रही है, कि कल को आपके इंटरव्यू के अंदर ये चीज पूछी जाती है, कॉल बैक क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपके अंदर जो एड इवेंट लिस्नर है या सेट टाइम आउट है, ये किस तरह से काम करते हैं, कि अंदर फंक्शन जो पास करें वो रन किस तरह से हो रहा है, तो कॉल बैक के तौर पर रन हो रहा है। ये बस एक कॉन्सेप्ट था जो समझाना था आज के लिए। प्रैक्टिकली कोई भी टास्क नहीं था आज के लिए, बस यही तो कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था आपको। चलिए, सबको समझ आ गया तो गुड है। कल वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर फंक्शन। हमारे पास है उसके अंदर फॉर ईच मैप फिल्टर। सोच रहा हूँ मैं आपको करा ही दूँ फॉर ईच, बल्कि छोड़े कल करते हैं उसको। स्लाइड्स मैंने अपलोड की हुई है उसके अंदर, ग्रुप में शेयर नहीं हुई, मैं कर देता हूँ, चलो कोई इशू नहीं है। फॉर ईच बल्कि करा ही देता हूँ फॉर ईच, टाइम पड़ा ही हुआ है। फिर हम इसको जब कल करेंगे तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे इस पार्ट को, और जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं वो भी हम कर लेंगे साथ साथ। इसकी मैं आपको फिर असाइनमेंट भी दूंगा साथ ही। फॉर ईच हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉरी क्या है, हमारे पास ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक कॉल बैक। फॉर सपोज मेरे यहाँ पे एरर लिखी हुई है नेम्स की, या नंबर कर देते हैं, ये हमारे पास नंबर है, मैं कर देता हूँ शेयर। सवाल है कोई? मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हम ये करना चाहते हैं कि इसके ऊपर हायर ऑर्डर फंक्शन करना चाहते हैं हम, फॉर ईच वाला। फॉर ईच क्या करता है कि जैसे फॉर लूप होता है, फॉर लूप क्या करता है कि एक एक इंडेक्स पे जाके उस वैल्यू को एक्सेस करता है। हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, कि उस वैल्यू के ऊपर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लस करें, उसको मॉडिफाई करें, या हम उससे कोई भी और चीज़ करें, लाइक सम करें या मैक्सिमम नंबर ढूंढें, कुछ भी, वट एवर। तो हमने क्या करना है, नंबर्स लिखना है यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है फॉर ईच। फॉर ईच अभी, फॉर ईच हमारे पास क्या है, एक ऐसे फंक्शन है ना, अरे सॉरी, फॉर हमारे पास क्या है, फॉर ईच हमारे पास क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है ये वाला। हायर ऑर्डर फंक्शन इसका मतलब ये है कि ये हमारे से क्या एक्सपेक्ट करता है, एक क्या क्या कहते हैं उसे, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। हायर ऑर्डर फंक्शन हमारे से एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक फंक्शन, जिसको हम बाद में रन करेंगे। आप चाहें तो उस फंक्शन को ऊपर बना दें इस तरह से, या उसकी जगह आप क्या करें, यहाँ पे उसको बना दें एरो फंक्शन के तौर पे। कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता था, मैं फॉर सपोज चाहता हूँ कि जो भी इसके अंदर हमारे पास इस नंबर्स की एरे के अंदर जो भी
फॉर एवरी नंबर्स या फॉर ईच नंबर इन नंबर्स, ऐसे समझ लें कि फॉर ईच नंबर इन नंबर्स एरे, उस नंबर पे क्या करना है उसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ console.log, और मैं उस नंबर को प्रिंट कर दिया। और अभी ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है प्रिंट नंबर, इसको मैंने पास कर देना है इस हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर। तो ये मेरे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा जो उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ। अब ये वाला कॉल बैक फंक्शन को मैंने क्या किया, इसके अंदर पास किया, और ये मेरे पास हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि ये चीज़ मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको कोई कॉल बैक पास करूँ। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या मेरे पास कि फॉर ईच एलिमेंट इनसाइड दिस एरे, कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, भले नंबर ना हो, भले इसके अंदर कोई स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, उसको क्या करेगा, उसको पास करेगा इसके अंदर एक एक एलिमेंट को पकड़ के। इसको पकड़ा पहले, इसके अंदर पास किया, और उसने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। ये हमारे पास करता है फॉर ईच, कि हर एक एलिमेंट को पकड़ता है, इस कॉल बैक के अंदर उसको पास कर देता है, और फिर कॉल बैक उसके ऊपर कुछ भी करे। कि मैं इसके अंदर ये भी कर सकता हूँ कि माई नेम, अब ये क्या करेगा मेरे पास, ये कॉल बैक, ये हायर ऑर्डर क्या करेगा कि इससे एक एक एलिमेंट उठाएगा, एक एक एलिमेंट उसको पास करेगा इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, इसके अंदर पास कर दिया इसने, और उसके बाद फिर ये कोई भी ऑपरेशन करे, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। तो हमारे पास अभी क्या आउटपुट आएगा कि माई नेम इज, ये वाला आ गया ASDF, उसके बाद 2 3 4 6 7, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कि जब ये मैंने चीज़ें पढ़ी है वो सारी रिलेटेड है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो हम पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर। हायर ऑर्डर क्या है, वो फंक्शन जो एक्सपेक्ट करता है हमसे कॉल बैक फंक्शन, और ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं एड इवेंट लिस्टनर के अंदर। और ऐसे ही हमारे पास एड इवेंट लिस्टनर, जिससे हमारे पास एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इस तरह से 3 4 एरेस के अंदर कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन है, जिनमें से एक हमारे पास फॉर ईच है। फॉर ईच क्या करता है, हर एक एलिमेंट को पकड़ता है और उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो आप। ये तो हमने अलग फंक्शन बनाया था, इसकी जगह हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं यहाँ पे। कि एरो फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर इसके अंदर, तो उसके अंदर पैरामीटर में क्या देना है, नंबर या नम लिख ले सिंपल, और फिर यहाँ पे देना है एरो, और जो आप ऑपरेशन यहाँ पे करना चाहते हैं console.log नंबर। तो अगर इसमें यहाँ पे इसको डिलीट भी कर दूं यहाँ से, ये देखिए अभी एज इट इज वही काम कर रहा है, कि जो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होनी थी वो प्रिंट हो रही है। आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर ले लें, कि जो मेरे पास सारे नंबर हैं इनका मुझे स्क्वायर नजर आए, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। ये देखिए मेरे पास क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, और इस तरह से हमारे पास सारे नंबर नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास सिंपल है हमारे पास फॉर ईच फंक्शन। इसको हम कल फिर से पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ना, क्योंकि टाइम बच, तो मैं क्या थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये वाला हाई ऑर्डर फंक्शन किस तरह से काम करता है। फिर से मैं रिकेप करता हूँ सारी चीज़ों को, अगर किसी को इशू है तो मुझे बता दे। अभी हमने पढ़ा आज कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन जो पास करेंगे हम हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर, और वो हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होगा जो एक कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपसे एज अ पैरामीटर। उसके बाद हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस किस तरह से होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फॉर ईच हमने कॉल बैक यूज़ किया। सिंपल सा टास्क हमने किया आज, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाने के थे। और ये टास्क, इसका मैं आपको टास्क दूंगा अभी। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई, सबको समझ आ गई, किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। हाँ, आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट था। बाकी ये जो हम इसकी एप्लीकेशन होंगी वो हम कल कर लेंगे, क्योंकि आप कॉल बैक यूज़ तो पहले से ही करते आ रहे थे, और ऐसे ही करना मैंने बाद में अब फिर भी इसको रिपीट करना है एक और बार, जब हम ऐसे कमेंट पढ़ रहे होंगे। हाँ जी बच्चों, सबको समझ आ गई। एक बच्चों को समझ नहीं, सिर्फ मुजम्मिल इरशाद साहब, मुबारिस मलिक, ठीक हो गया, चले, बाकी लगता है सो रहे हैं, कोई नहीं। चले बच्चों, तो बस आज का ये कॉन्सेप्ट था, सिर्फ चीज़ें समझानी थी आपको। बाकी ऐसा एप्लीकेशन आज मैंने का छोड़ दिया था उसे, लेकिन फॉरिश पढ़ा दी तो उसका मैं थोड़ा सा आपको टास्क दे दूंगा। चलें जी, चले, सबको समझ आ गई है, और ज़्यादा कुछ मैं आज था नहीं टॉपिक पढ़ाने का। तो अगर किसी का सवाल नहीं है, बस फिर मीटिंग एंड करते हुए चलो, कल से फिर हम अच्छा, पढ़ेंगे। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से? सर कासिम का मैसेज आया था। कहाँ पे? अच्छा, वो मुझे पर्सनल में आया था, ठीक है। ओके। चलो, सिंगापुर में लाइब्रेरी तो नहीं यूज़ होगी।
वो जब हम पढ़ेंगे तब उसकी टेंशन लेंगे, अभी टेंशन ना ही लें। जब वो चीज़ें होंगी तब हम करेंगे, अभी के लिए छोड़ दें उसे। आज के टॉपिक से अगर कोई भी आपको सवाल है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, वो पूछ लें। तो ये फिर अभी बताने बैठूंगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बाकी भी फिर मसला हो जाएगा। ये चीज़ बिल्ट इन हो गई है इसके अंदर भी, ये समझ लें जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाँ जी, तो कल के अंदर हमारे पास डॉट मैप फंक्शन है, फिल्टर रेड्यूस। ये वो फंक्शन है कि जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको कोड तो बड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि छोटा हो रहा है, खास करके जो ES6 वाला जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे कोई ऐसा आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। बट आई प्रॉमिस यू, जब ये पढ़ेंगे तब मैं आपको ये दोनों चीज़ों कैसे करा के दिखा दूंगा, विदाउट ES6 और विद ES6। तब आपने खुद ही मुझे बताना है कि आपको किस में ज़्यादा आसानी हुई है और किस में आपका कोड ज़्यादा सही नज़र आ रहा है आपको, और सही मतलब रीड कर पा रहे हैं। तब आपको इस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आएगी कि ES6 हम पढ़ क्यों रहे थे। और ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मैं एरो यूज़ कर रहा हूँ बार बार, हालांकि वो भी यूज़ कर सकता है यहाँ पे चीज़ों को सिंपल करने के लिए, फंक्शन लिख के फ्रेंड नेम बना के इसको मैं यहाँ पे पास कर सकता था, बट मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ कोड रीडेबिलिटी बेहतर करने के लिए। हाँ, इसके अंदर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं फंक्शन, और अभी इसके अंदर जो टास्क करें आप। अभी मेरे पास क्या आ गया इसके अंदर, ये एसिंक्रोनस एनोनिमस फंक्शन आ गया इसके अंदर, यहाँ पे पास करना एक नंबर। तो हमारे पास एनोनिमस फंक्शन इसके अंदर पास हो रहा है। चलिए मैं स्पेलिंग गलत किया, तभी एरर आ रहा है। अभी भी कोड मेरे पास एज इट इज रन होगा। ये देखें। तो अब देखें, एनोनिमस फंक्शन में कॉल बैक के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो दोनों ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चीजें ही अलग है, इन दोनों का डिफरेंस नहीं हो सकता, मतलब ऐसे एक समझे कि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कॉल बैक अलग कॉन्सेप्ट है, एनोनिमस फंक्शन अलग कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। एनोनिमस फंक्शन ये होता है कि फंक्शन विदाउट अ नेम, कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट वी कॉल इनसाइड अनदर फंक्शन, ये चीज बस। चलो जी बच्चों, अगर किसी का कोई सवाल वगैरह नहीं है तो इंशाल्लाह हम लेक्चर फिर कल कंटिन्यू करेंगे, और कल जो हायर ऑर्डर फंक्शन है इनको हम कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो नए कॉन्सेप्ट है इस वीक के वो हम कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। और सर हमजा से किसी का क्वेश्चन वो पूछ सकता है इंटर्नशिप के रिलेटेड। सर हमजा, कौन से सर हमजा? क्या ये WPA ब्रिगेड से टेक्निकल सर खुद ही अपना थोड़ा सा तारुफ सर करवा हमजा देंगे तो साहब, बेहतर है। हाँ वो थोड़ा बता दें ताकि जी बच्चों को पता चल जाए। जी मैं डब्ल्यूपी ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे एज अ टेक्निकल इंस्ट्रक्टर उनसे वो आता हूँ, लेक्चर अटेंड करता हूँ। तो अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे तो वो कर सकते हैं। किसी के इंटर्नशिप के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो, क्योंकि इन दी एंड ये कोर्स का मकसद तो इनके हाँ जॉब ऑफर ही है। हम्म। जी सर, ये कुछ लोगों का इंटरव्यू तो करवा दें। ये इंटरव्यू नहीं कर मेरे ख्याल कर रहे हैं। सर मुबरेज मेरे ख्याल कह रहा था, और भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था लेकिन जी बिल्कुल, मुझे आइडिया है उसका। और मैंने आपकी बात भी की थी तब, तो वो कह रहे थे कि उनकी बात हो चुकी है आपके साथ। सर हुई तो है। बिल्कुल हम्म, मैंने इन्फॉर्म किया था सर मुबरेज का। हम्म, तो देखिए जितने लोग विलिंग एटलीस्ट उनके इन्होंने 150 लोगों का आउटसाइड से इंटरव्यू करवा दिया, इधर से एक लोगों का हुआ मेरे ख्याल, एक या दो का। हम्म, तो उनमें से भी एक ऐसी है जिसको मतलब उन्होंने फर्स्ट स्टेप उसने किया है और दूसरे को उन्होंने हम्म। टास्क दे दिया। इसका मतलब फर्स्ट में कुछ किया गया तो उसने दूसरे का दिया है। अच्छा, ये ऐसे कंवल यूसुफ है, वो कह रही मुझे भी करना है। मैडम आपको क्या करना है, इंटर्नशिप करनी है, जॉब करनी है इनके यहाँ? मैडम माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा बता दें। मैडम कंवल यूसुफ इंटर्नशिप कह रही हैं, तो मैडम फिर आप मुझे इनबॉक्स करना है इसके बाद। तो बाकी जो उनसे वो जो कोर्स है वो तो मैं आई वुड से कि वो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। सर अतीक जो उनसे हैं काफ़ी अच्छा समझाते हैं। इवन कि मुझे भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो फिर अच्छा लगता है सुनते हुए लेक्चर का। ठीक है, थैंक यू, अंडरस्टैंडिंग थैंक आती है हर चीज़ की।
तो बाकी बच्चों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना अपना इंटरेस्ट शो करवाया करें लेक्चर के दौरान, जब वो सर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपका इंटरेस्ट भी नोटिस होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कर रहा है, जो इंटरेस्ट ले रहा है, या अगर सर की क्वेश्चन करते हैं उसके आंसर्स दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन होते हैं। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो करें। एट द एंड जो सा वो एक टेस्ट होता है, जिस तरह हाफिज़ उसामा साहब जो है वो आपको बता देंगे आगे जब वो स्टेज आएगी। तो उसमें से भी चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं इंटर्नशिप के लिए, या फर्दर अगर इंटर्नशिप आप अच्छी करते हैं तो आपका जॉब भी ऑफर हो जाती है। तो जी लेक्चर के अंदर जो सा वो ज़रूर सर कोई क्वेश्चन का आंसर करें या खुद से क्वेश्चन करें, तो आपका कनेक्शन अच्छा रहता है कि ये बच्चा जो सा वो ज़्यादा गौर से सुन रहा है और समझ भी रहा है चीज़ों को। वैसे सर बंदा चुप रहे ना 1 घंटा तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, पास पास बंदे का ध्यान जाता है। जब बंदा बोलता है ना खुद, तो माइंड खुद फोकस करता है कि मैं इधर तवज्जो कर रहा हूँ, मुझे और कोई चीज़ नहीं आ रही। ये एक तो उससे ये मेंटालिटी भी होता है है। ना कि वो कितना गौर से सुन रहा फिर है, मतलब वो उससे चैट में रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा क्वेश्चन है, मतलब वो सुन रहा है।